डॉक्टर ईशांत, इट्स सेड कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो डिप्रेशन कम होता है। लोगों को अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने से डिप्रेशन कम होता है। तो क्या ये एक्चुअली असरदार है या इसके सिवाय कोई और टेक्निक्स भी हैं? मेरा बिल्कुल बात सही है कि अगर हम किसी को अपनी बातें बताएं तो अच्छा रहता है। शेयर करने से तनाव कम होता है। बट जब बात डिप्रेशन की आती है, एक बीमारी की आती है, वहाँ भी ये बात लागू होती है कि बात करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। पर सवाल है कि बात करें किससे, किससे करें, कब करें, कैसे करें, और वो कौन व्यक्ति है। तो यहाँ पे रोल आता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का। क्योंकि कई बार ये सिर्फ ये जानना कि मैं डिप्रेशन में हूँ और डिप्रेशन ठीक एक दिन ठीक हो जाएगा। अगर आप अपने दोस्त के पास जाएं और कहें कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, दोस्त कहेगा चिंता मत करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, ये ठीक हो जाएगा। पर कैसे? ये जो कैसे का सवाल है, ये आपको मिलेगा जब आप एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे। क्योंकि ये जानना डिप्रेशन है और इसका इलाज होना चाहिए बहुत ज़रूरी है, मगर इसके साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मस्तिष्क में, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, हमारी चीज़ों को समझने की जो स्थिति है, जो प्रवृत्ति है, उसमें हमें कौन से बदलाव लाने पड़ेंगे कि ये डिप्रेशन ठीक हो जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, है ना, मेरा जीवन में कुछ नहीं होने वाला। हम रोज सुनते हैं ना लोगों से कि वो कुछ अच्छा नहीं होगा, अरे मैं कौन सी जॉब में फंस गया। द पेसिमिस्टिक अप्रोच। एग्जैक्टली। ये वो एरर्स हैं, ये वो गलतियां हैं जो दिमाग में पहले से फिक्स्ड हैं और चाह के भी हम इनको बदल नहीं पा रहे हैं। आप देखिए ना, कितने मोटिवेशनल वीडियोस हम लोग देखते हैं टीवी पे, है ना। हमारा मोटिवेशन सिर्फ उतनी देर रहता है जितनी देर वो वीडियो चलता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। ये बैक टू द सेम ओल्ड ट्रैक। बिल्कुल। तो मस्तिष्क में वो गलतियां जिन्हें हम कॉग्निटिव एरर्स, संज्ञानात्मक गलतियां कहते हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो जब हम इलाज की बात करते हैं तो सिर्फ बात करने के साथ साथ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस बात पे ध्यान देते हैं कि आपके मस्तिष्क में जो रासायनिक चेंजेस हैं उन पे कैसे काम किया जाए। तो ये भी एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है कि जहाँ पे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दवाइयों वाला ट्रीटमेंट, जिसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ मूड स्टेबलाइजर्स जो आपके मूड को रेगुलेट करते हैं, वो आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कि साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, जिसमें आजकल बहुत पॉपुलर हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें आपकी सोचने की क्षमता पे काम किया जाता है और आपके व्यवहार पे काम किया जाता है। इसके अलावा REBT, जिसमें आप अपनी भावनात्मक स्थिति पर, अपनी भावनाओं पर किस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं, और नियंत्रण से अधिक मैं एक शब्द यूज करूं तो किस प्रकार से आप उन्हें रेगुलेट करते हैं, इसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो ये सारी चीजें मिलके ही आपको डिप्रेशन से बाहर निकालती हैं। तो जो आपने बताया कि मेडिसिन्स भी दी जाती हैं कभी-कभी केमिकल्स को रेगुलेट करने के लिए, तो वो क्या लाइफ टाइम के लिए दी जाती हैं कि कुछ टाइम के लिए? क्या इंसान उन पे डिपेंडेंट तो नहीं हो जाता? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि इसके माध्यम से मैं बता सकता हूँ बहुत सारे लोगों को कि दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, वो शरीर का हिस्सा है या नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल है। तो शरीर को क्या दी जाने वाली जितनी भी दवाइयां हैं, क्या हम लाइफ टाइम लेते हैं? इन सम केसेस येस एंड इन सम केसेस नो। ये मस्तिष्क की बीमारियों पे भी अप्लाई होता है कि कुछ केसेस में कुछ बीमारियां, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो लंबे समय तक आपको लेने की आवश्यकता हो सकती है, और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो केवल उतने समय तक लेने की आवश्यकता पड़ेगी जितने समय तक आपकी बीमारी है। मगर ये केस केवल आपको कौन बता सकता है, ये स्थिति कौन समझा सकता है? एक प्रोफेशनल। इट्स नॉट, ये उसकी तरह मेडिसिन नहीं है कि आप जाएं मेडिकल स्टोर से और 2 गोलियां खरीद के खा लें। तो वो जो आपने सवाल पूछा कि क्या जीवन भर हमें वो दवाइयां लेनी पड़ेंगी, नहीं, मैं नहीं मानता। ये निर्धारित करता है कि आपकी बीमारी किस स्तर की है, कितना समय हो गया है, कौन कौन से जो और दूसरे एस्पेक्ट हैं आपकी बीमारी को प्रभावित कर रहे हैं।